नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियार मनादुली। दर्शकों, एक महिला 24 घंटे सातों दिन अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त रहती है। उसकी पूरी कोशिश यही रहती है उसके परिवार उसके अपने खुश रहें, चाहे वो अपना ध्यान दे या ना दे। ऐसे में वक्त बीतता चला जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है। महिला ना तो अपने खाने का ध्यान रखती है और ना ही अपने शरीर का विशेष ध्यान रखती है, क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने परिवार में होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता चला जाता है तो उसके शरीर में कई तरह की दिक्कतें होती चली जाती हैं, लेकिन वो अक्सर उसे भी नज़रअंदाज करती रहती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां यहाँ पर उसे हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही बीमारी के विषय में बात करेंगे, एनीमिया। हमारा आज का जो विषय है वो भी इसी से संबंधित है, महिलाओं में होने वाला एनीमिया। एनीमिया किस वजह से होता है, इसके उपचार क्या है और कैसे हमें इससे बचा जा सकता है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, क्योंकि हम एनीमिया की यहाँ पे बात करें, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जब एनीमिया की हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे मन में महिलाओं का प्रश्न आता है कि महिलाओं को ज़्यादा एनीमिया होता है, क्या ऐसा है? मोहिता जी, ऐसा है कि एनीमिया बराबर ही महिलाओं और पुरुषों में होता है, लेकिन जैसे जैसे महिला अपनी एज में बढ़ती हैं और इनकी मासिक चक्र शुरू होता है, इनका थोड़ा सा लॉस बढ़ने लगता है, जो कि पुरुषों में नहीं होता है। तो इसलिए हमको अमूमन महिलाओं में मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है, बट महिलाओं के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं झेलने के लिए, तो इसलिए उनमें हम ज़्यादा परीक्षण भी करते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तब हम देखते हैं, अगर माहवारी ज़्यादा होने लग गई तब हम बच्चियों को देखते हैं और तब हम टेस्ट कराते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, इनमें ज़्यादा हमें पाया जाता है। तो ऑन एन एवरेज एक स्टडी उत्तराखंड में की गई थी जिसमें हमने बच्चों का परीक्षण किया, तो ये पाया कि 57%, मतलब कि 57% बच्चे एनीमिया से ग्रसित थे जी। तो इनमें कोई स्त्री पुरुष में नहीं था, ये सब बच्चे थे, जिसमें स्त्रियां भी थीं और पुरुष भी थे, दोनों थे। मैम, जब लक्षण की बात करते हैं कि एनीमिया के लक्षण क्या है, कैसे आपको यह एहसास हो कि आप एनीमिक हैं? देखिए, गाइडलाइंस है, पहले हम ये डिफाइन करें कि क्या है एनीमिया, है ना। एनीमिया मतलब कि जो हमारे आरबीसीज हैं या जिनको हम कहते हैं अणु हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो उनमें हीमोग्लोबिन नाम की एक चीज़ होती है जो ऑक्सीजन कैरी करता है सब सेल्स तक। तो अगर उसकी मात्रा 10 ग्राम से कम, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10 ग्राम है, नहीं तो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 11 ग्राम होना चाहिए हीमोग्लोबिन हर आदमी का, इंसान का, भले वो लड़की हो या लड़का हो। और अगर वो 10 से कम है तो जो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड है, जो हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, जिस मात्रा में पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है। तो जब हमें सेल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और हम सबको मालूम है कि ये प्राणवायु है जी, बिल्कुल, है ना, तो इस प्राणवायु के बिना कैसे ही कोई चीज़ जीवित रहेगी जी। तो वो अंग बहुत ज़्यादा काम, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वही जो उनको नॉर्मली मिलना चाहिए था। तो अब उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा, लंग्स के ऊपर लोड पड़ेगा, तो थोड़ा सा ही काम करने पे हम थकने लग जाएंगे। तो ये सबसे कॉमन लक्षण होता है कि जरा सा सीढ़ी चढ़ने पे आप हाँफने लग जाए। थोड़ा सा भी हम काम जो पहले बहुत आराम से कर लेते थे, अब हम वो नहीं कर पाते हैं। जब बहुत ज़्यादा होता है तो हमें फेंटिंग स्पेल्स होने लग जाते हैं कि दिमाग की भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, अगर दिमाग तक खून नहीं पहुंच रहा है तो हमें एकदम से स्पेल्स आ जाएंगे, हम कहीं भी गिर जाते हैं। और ज़्यादा होता है तो फिर और तरह के प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि और बीमारियों के लिए हम प्रोन हो गए, हमारी जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। तो हमने ये देखा था अभी, जब हम कोविड का समय हमने बहुत ख़राब जी बिल्कुल बिताया, उस समय में हमने देखा कि जो स्पेशल लोग थे उनमें एनीमिक्स सबसे पहले बोले जाते थे। एनीमिक, प्रेग्नेंट, छोटे बच्चे जी, बूढ़े, बड़े, उन सबको हम कहते थे इन सबको हाई रिस्क कैटेगरी करके पहले अलग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इनकी संक्रमण से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, और एक बार अगर इनके शरीर में कोई कीटाणु घुस गया तो शरीर फिर एक के बाद एक ऑर्गन्स फेल करने जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही जी क्षमता बहुत कम है इस बीमारी से लड़ने से। धीरे धीरे एक तरह से आपका हर एक अंग और कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर होता जा रहा है, और कमज़ोर शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होता।
जी मैम, जब हम बात करते हैं थकान की या चक्कर आने की, अक्सर हम देखते हैं कि जब थकान और चक्कर की हम बात करते हैं तो महिलाओं में ये अक्सर चीज़ें रहती हैं। अगर आपका वो हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रही है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन फिर भी वो थकान और चक्कर महसूस कर रही हैं, तो क्या वो ऐसे में हम कहेंगे एनीमिक है? देखिए, एनीमिया एक तरह का नहीं होता, सिर्फ हीमोग्लोबिन कम होना जरूरी नहीं है। हीम एंड ग्लोबिन 2 पार्ट से बनता है ये हीमोग्लोबिन। तो कभी कभी ये पाया जाता है कि हीमोग्लोबिन तो हमारा 11 है लेकिन प्रोटीन कम है। ओके, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में भी आपको उसी तरह के लक्षण आएंगे, है ना। और बिल्कुल कई बार क्या होता है कि हम 10.2 हैं तो कगार पे हैं, तो वो हीमोग्लोबिन देख के हम खुश हो जाते हैं कि हाँ हम तो नॉर्मल हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसको नॉर्मल नहीं फील कर रही है। तो जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ, तो हेल्थ सिर्फ ये नहीं होती है कि हमारे सारे मेंटल, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल पैरामीटर्स सारे नॉर्मल होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि मेरे टेस्ट नॉर्मल हैं तो मैं नॉर्मल हूँ, है ना। सो गुड हेल्थ हम ये कहते हैं कि आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए और आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। आपकी जो नॉर्मल काम करने की क्षमता है वो आप बिना थके अपना दिन पूरा कर सकें। तो अगर आपको किसी भी फेज़ ऑफ टाइम ऐसा लगने लगे कि मैं अपना कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो या तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, या आपको नींद अच्छी नहीं मिल रही है, या आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं ले रहे हो, या आपको कोई मल्टी मिनरल विटामिन डिफिशिएंसीज है। तो ये मोटे मोटे तौर की चीज़ें होती हैं जो इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैम, जब एनीमिया की हम लोग बात करते हैं तो क्या एनीमिया कुछ प्रकार भी होते हैं? जी, तो जैसे मैंने कहा एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, कि फोलेट डेफिशिएंसी होती है, B12 की कमी भी एक एनीमिया जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं उसकी होता है। बाकी कुछ एक जेनेटिक एनीमियाज होते हैं जिनको हम सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सब में आपका हीमोग्लोबिन जेनेटिकली एबनॉर्मल होता है। तो आप कितना भी आयरन खा लो, आप कितना भी प्रोटीन डाइट अच्छा ले लो, लेकिन ये एक विकृति है कि आपके सेल्स आरबीसी जो हैं ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, तो आपका हीमोग्लोबिन एक मात्रा से ऊपर बढ़ नहीं पाता है। तो इस तरह के सारे एनीमियाज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके लिए एक जो नॉर्मल हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं वो करते हैं, और एक जनरल ब्लड पिक्चर का टेस्ट होता है जो कि बहुत कॉमन टेस्ट होता है, सब टेस्ट में हम किया ज़्यादातर करते हैं टू डिफ्रेंशिएट कि कौन से टाइप का एनीमिया है। ज़्यादातर एनीमियाज जो हम देखते हैं वो आयरन डिफिशिएंसी होते हैं, जो मैक्सिमम मात्रा में पाए जाते हैं कि फीमेल्स में ज़्यादातर आयरन की मात्रा बहुत कम खाई जाती है या प्रोटीन की मात्रा बहुत कम खाई जाती है, सब्जियां कम खाने की वजह से B12 डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन होती हैं। तो इन सब कारणों को लेके हीमोग्लोबिन लेस रहता है। और पहले ये नहीं हमने सोचना है कि हाँ मुझे पर्नीशियस एनीमिया है या मुझे सिकल सेल एनीमिया है और बड़े बड़े टेस्ट करा लें। हम पहले कॉमन सेंस पे हमें चलना है कि पहले हम अपनी आयरन इंटेक बढ़ाएं। आयरन इंटेक बढ़ने के बाद भी अगर हमारा हीमोग्लोबिन राइज नहीं हो रहा तो डॉक्टर की सलाह पे फिर हम फर्दर टेस्टिंग पे जाते हैं। मैम, जैसे आपने B12 की यहाँ पे बात की, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी गई, इसका क्या कारण है? B12 की डेफिशिएंसी हमेशा से होती थी, एशियन डाइट्स में थोड़ी कम होती है क्योंकि इनका जो मेन सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, तो इसलिए B12 डेफिशिएंसीज हमारे उसमें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी हरी सब्जियां और कुछ एक ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें ये मिल सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम उन सबको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब इधर ऑफ लेट जो नई जनरेशन है उसमें ये पाया गया है कि सब्जियां थोड़ा सा कम खाई जाती हैं। आई डोंट नो कि ये कहना सही होगा कि नहीं होगा, बट नहीं मैम, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर हम आज के युवाओं की बात करते हैं तो आज की पीढ़ी थोड़ा फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चली गई है और जो हेल्दी फूड है उसको हम थोड़ा कम ही पसंद कर रही है। मतलब चली गई है या मजबूरन जाना पड़ रहा है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज़ हार्श टू बी, थोड़ा सा उनके लिए टफ है हम अगर हम ये कहें कि युवा पीढ़ी भाग रही है उसके पीछे, बिकॉज क्विक फूड्स इसलिए क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल इतना क्विक हो गया है कि काम भी करना है, दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हैं, घर में जो पहले आराम से खाना बनता था, प्रेम से खाना बनता था पहले कि बड़ा परिवार है जी, और कुछ लोग सिर्फ बाहर का काम देख रहे हैं,
कुछ लोग सिर्फ सब्जियां ही काट रहे हैं, कुछ प्यार से खाना ही बना रहे हैं, सबको टाइम से खाना परसा जा रहा है, तो उसमें एक अलग पौष्टिकता होती थी और सब होम ग्रोन होता था। अब बहुत सारे केमिकल्स हैं हमारे खानों में जो पेस्टिसाइड्स के रूप में बहुत तरह से मॉडिफाइड हम ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन कभी कभी हम चूक जा रहे हैं अपनी डाइट में। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे एक ही बात मैं आप सब तक पहुंचाना चाहूँगी कि अपनी डाइट में जस्ट वो चीज़ें वापस लेके आइए जो जब आप छोटे थे आपकी माँ आपको खिलाती थी। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने घर में जब आप 9-10 वर्ष के थे, बस आंख बंद करके सोचिए आपकी मम्मी आपको क्या देती थी सुबह। आई थिंक जितने होंगे सबकी मम्मियाँ एक गिलास दूध सुबह उठते जरूर पिलाती थी। कुछ हो ना हो स्कूल जाने से पहले दूध पी के जाना है। जी बिल्कुल, है ना, 5 बादाम खा के जाना है, वो भिगाए हुए। क्यों? उनमें सब कुछ था, इसेंशियल फैटी एसिड्स थे, प्रोटीन था, है ना। तो लंच में हमें क्या मिलता था? जो सब्जी घर में बनती थी और एक पराठी या 2 पराठी और एक फल। ये बिल्कुल बैलेंस डाइट थी जी। दाल का पराठा देती थी कभी माँ, घर आके वापस वही दाल, रोटी, सब्जी, दही, सब कुछ होता था हमारी प्लेट में। आज हमारी प्लेट में क्या होता है उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 90% लोगों की प्लेट में या तो चलते चलते दाल चावल खा रहे हैं, सैलेड मुश्किल से ही कोई काट रहा है ना। फल क्यों खाना है, इतना टाइम कौन काटेगा सब्जी? फल नहीं काटना, खाना ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, टेस्ट ही नहीं है ना। बिकॉज वो मम्मी के डर के मारे, जब तक आप मम्मी के चार्ज में थे तब तक मम्मी के डर के मारे वो सब कुछ खाया जाता था। जैसे ही हम बड़े हो गए, हम अपने पैरों पे हो गए, तो हमने वो सब चीज़ें भूल गए एंड वी स्टार्टेड बाइंग थिंग्स। तो हमने मटीरियलिज्म से सब कुछ रिप्लेस करने की कोशिश तो कर ली, बट वो गलत है। तो हमें वही इनकॉर्पोरेट करना है वापस इन आवर डाइट। 2 glasses ऑफ मिल्क, आई कीप टेलिंग दिस टू ऑल माई पेशेंट्स होल डे लॉन्ग कि ये 5 चीज़ें आप अपने फूड आइटम्स में रखिए। 2 लीटर पानी से शुरू करिए, 2 गिलास दूध, 2 तरह की सब्जियां, 2 तरह के फल, 2 कटोरी दाल या 2 अंडे। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ फुल डाइट। इतना अगर आप खा रहे हो और आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो तो मोस्टली हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल, आपने सही बात कही। लेकिन मैम, जहाँ पर हम ये कहते हैं वहाँ पे अपवाद भी होते हैं। मैं कहीं सुन रही थी कि अब आपको दूध पी के, सिर्फ दूध पी के आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, दूध पीना भी इतनी आवश्यक नहीं है। तो अब आप कह रही हैं जिस तरह से कि नहीं, दूध 2 गिलास दूध आपको डेली पीना चाहिए। क्या ये आप हर एज ग्रुप के लिए बात कर रही हैं? आप दूध को दूध के फॉर्म में ले सकते हैं, दही के फॉर्म में ले सकते हैं, पनीर के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ नेचुरल डाइट एलिमेंट्स। मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ, वो कहते हैं मैडम क्या गारंटी है कि जो दूध मिल रहा है वो सही है? बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या गारंटी है कि जो मैं गोली दे रही हूँ उसमें कैल्शियम है? कहाँ से तो चाहिए जी। तो किस पे विश्वास करेंगे? ये आपकी चॉइस है। आप दूध पे विश्वास करना चाहते हैं या आप गोली पे विश्वास करना चाहते हैं? जी। कैल्शियम का सोर्स तो चाहिए ही ना कहीं से कैल्शियम तो चाहिए जी। तो दूध के साथ हमें प्रोटीन भी मिल रहा है। दूध इज नॉट ओनली कैल्शियम, जी, है ना। सो अंटिल अनलेस किसी को प्रोटीन मना है कि यूरिक एसिड है हमको या हमें कुछ और है, आप अपने इस अपवाद का मेरे पास जो आंसर है वो मैं ये पूछती हूँ कि कभी भी किसी गांव में जाके देखिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक उनका बेसिक डाइट क्या होता है? उसमें दूध ज़रूर होता है। जी, दूध, दही, सब्जियां ज़रूर होती हैं। ज़रूर होती हैं जी। क्या वो डाइट चेंज होती है विद एज? यस। किस तरह से चेंज होती है? अमाउंट कम हो जाता है। जी। यू नो, तो हमारे वेदों में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जैसे जैसे आप एक आश्रम से दूसरे आश्रम की तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो आपकी डिमांड ऑफ फूड आइटम्स चेंज होती चली जाती है। जी। है ना। जब आप बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप 4 ग्लास दूध पचाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप पहलवानी कर रहे हैं तो आप 4 लीटर भी पचाने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन जब आप गृहस्थ से संन्यास की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ आप 3 मील खाते थे वहाँ 1 मील का त्याग कर दीजिए। तो जब आपको भूख लगे
तभी खाएं, और या फिर 2 टाइम पे आ जाएं, तो समय के अनुसार, और सूर्यास्त से पहले खाएं। तो ये सब हमारे वेदों में, हमारी संस्कृति में इन सब चीज़ों का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन है। इवन गीता में ये लिखा हुआ है कि किस तरह के चीज़ें, 3 तरह के उन्होंने बताई हुई हैं कि किस तरह का हमारा खान पान होना चाहिए, त्रिविध होनी चाहिए हमारा खान पान भी। तो किस तरह के फल, किस तरह के जो रस वाली चीज़ें हैं, जो लाइट सुपच चीज़ें हैं, वो हमें खानी चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक समत्व बना के, एक बैलेंस बना के अगर अपनी डाइट को रखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीमारियों से बहुत हद तक आप बच सकते हैं। मैम, जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो कुछ लोगों को मैंने सुना है कि हम तो प्रॉपर दाल खाते हैं, प्रॉपर सब्जी खाते हैं, हमारी डाइट बहुत अच्छी है, उसके बावजूद जो शरीर के विकार हैं या फिर उन्हें परेशानी या एनीमिक वो लोग रहते हैं, तो क्या वजह रहती है? हो सकता है कि उनका अपटेक कम हो। कभी कभी मैल एब्जॉर्प्शन एक चीज़ होती है कि जो वो खा रहे हैं उसका पाचन जो है वो उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है, और पाचन के बाद जो ऊपर अपटेक होना चाहिए, जो बॉडी को एब्जॉर्ब करना चाहिए और लिवर तक पहुंचाना चाहिए, वो कम हो रहा है जी। तो उनके भी बहुत कारण होते हैं। किसी को जैसे हाइपर एसिडिटी होती है या अल्सर्स हैं, उनमें ये अपच रहता है। किसी का अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो भी ये पाचन तंत्र गड़बड़ होने की वजह से होता है। तो ये अब्जॉर्प्शन की चीज़ें हो गई। किन्हीं में अगर कीड़े होते हैं, कृमि होता है, तो वहाँ भी इस तरह का हमें दोष पाया जाता है जहाँ पे अपटेक कम है। कभी कभी कुछ एक तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे एलर्जीज़ होती हैं, किसी को वीट एलर्जी है, किसी को क्रोन्स डिजीज़ है। ये सब आंतों की विकृतियाँ हैं जिनमें अब्जॉर्प्शन कम हो रहा होता है। तो हम खा तो बहुत अच्छा रहे हैं, मगर वो अपने गंतव्य स्थान तक उतना नहीं पहुँच पा रहा जितना उसको पहुँचना चाहिए। तो इन सब के लिए हमें फिर एक उदर परीक्षण के लिए जाना चाहिए और एक उदर रोग विशेषज्ञ से मिलके इनका समाधान ढूंढना चाहिए। अगर ये ऐसा चीज़ होती है तो उसके लिए वो लोग स्टूल का टेस्ट करते हैं, पॉटी का टेस्ट करके देखते हैं कि ऐसा कोई कीड़े का वो जो अंडे होते हैं वो सब उनके पॉटी में तो नहीं मिल रहे, तो उससे हमें कीड़ों का पता लग जाता है। या फिर कुछ तरह के अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स मिलते हैं जिनसे ये पता लग जाता है कि हाँ, हमको कोई मैल एब्जॉर्प्शन है। मैम, जब यहाँ पे हम बात करते हैं एनीमिया की, तो यहाँ पर ये आवश्यक हो जाता है जानना कि जब 20 वर्ष तक की जो लड़कियाँ होती हैं, कॉलेज जाना है, उन्हें अभी अपनी ज़िंदगी बहुत कुछ करना है, ऐसे टाइम पे अगर उन्हें लग रहा है कि एनीमिक वो हो गई हैं, तो उनका जो पूरा डाइट होना चाहिए, उनका जो पूरा डे प्लान होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, जो बच्चियाँ कम उम्र की हैं उनमें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो ये देखा है कि एक वेट के पीछे भागना आजकल बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है। ज़ीरो फिगर, ज़ीरो एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू कि मेरा इतना ही बॉडी पैरामीटर्स होने चाहिए। तो हमें ये समझना है कि हर एक को ईश्वर ने एक अलग तरह से बनाया है, और अगर हमारा जो विकास है वो एक हमने वजन से सीमित कर लिया है तो वो गलत है। तो किसी की शरीर थोड़ा भारी हो सकता है और किसी का थोड़ा कमज़ोर भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ अपने पोषण पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने वो 5 चीज़ें आपको बताई थी, अगर हम वो ले रहे हैं और स्पेशली घर में बना हुआ फ्रेश खाना खाएं और आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ट्यूशन्स हैं, बच्चे कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, तो मेरी सब माताओं से भी ये एक विनती है कि कुछ भी नहीं होता है तो बच्चों को काले चने उबाल के उसी में सारे फ्रूट्स काट के डाल के एक फ्रूट चाट के रूप में दे दीजिए। कि जो बच्चे बाहर भाग रहे हैं कि हमें बाहर का ही खाना खाना है, वो टेस्टी होता है। तो अब ये हमारे ऊपर एक चैलेंज है ऑन द जनरेशन जो हमारे एज की है कि हमने अपने इन 20-25 वर्ष के बच्चों को ये दिखाना है कि हमारे यहाँ भी बहुत टेस्टी खाना होता है ना, जो घर में बनता है वो भी टेस्टी होता है। इट इज़ नॉट कि जो सिर्फ बाजार में मिलता है पैकेज्ड होता है वो ही टेस्टी है, वही न्यूट्रिशनल है। तो हमें अपने बच्चों को वापस ला के सिखाना है कि ये भी बहुत फ्रेश न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं। अब सब लोग मंडुए के रोटी को, मिलेट्स को इतना अच्छा मान रहे हैं, कहाँ, हमारे तो बचपन से ये है ना। और तब हमारे बच्चे नाक बनाते हैं कि नहीं हम तो नहीं खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे, ये काली वाली रोटी नहीं खाएंगे। सो वी हैव टू टीच देम दैट दिस इज गुड एंड दिस इज हेल्दी। रागी हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन, तो इसलिए हमारे यहाँ दी जाती है।
तो हमें ये खाना है कि हम लोगों को, और क्योंकि पहाड़ों में कृमि ज़्यादा होता है इसलिए हमको ये मोटे अनाज खाने की ज़्यादा वो दी जाती है, क्योंकि वो उससे हमें लड़ने की क्षमता देती हैं। पथरी से कुलत की दाल हम सब जानते हैं, जब भी किसी को पथरी होती है, क्योंकि पहाड़ों में पथरी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम कुलत की दाल खाते हैं। तो ऑल दीज जो भी हमारे मोटे अनाज हैं इनमें आयरन सोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। काले चने में प्रोटीन भी है और आपके पास आयरन भी है, तो आप ये सेवन करें। राजमे में है, इन सब चीज़ों में, तो दीज आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ आयरन। हरी सब्जियां हमारी सारी, हम पहाड़ में रहने वाले सब लोग आई थिंक सुबह रोटी सब्जी ही खाते हैं, हमारा ये स्टेपल डाइट है ना। जो भी हरी सब्जी आएगी काट के रोटी सब्जी ही खाते हैं। अब ये चेंज हुआ है कि हाँ ब्रेड बटर खा लेते हैं, बट अदरवाइज आई बिलीव हमेशा से एज आई वॉज अ चाइल्ड हमने हमेशा वही खाया है। तो कभी इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था कि ब्रेड ही खाएंगे तो ही हेल्दी होंगे। तो ठीक है, ये शॉर्टकट्स हो सकते हैं कि कभी हम बीमार हैं या हम कभी रोटी बनाने लायक नहीं हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। हम अगर ऐसे रोटी नहीं अलग से हम प्रोटीन नहीं खा सकते हैं तो हम सोयाबीन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नॉर्मली गांव में हम लोग सोयाबीन को भून के भट की तरह खाते हैं या भट की दाल बना के खाते हैं, तो वही चीज़ें हम रोज़ में भी खा सकते हैं। उसके लिए कोई समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई डेलिकेसी नहीं बनाना है, उसको हम रोज़ में बना सकते हैं। हफ्ते में एक दिन भटकी दाल खाने में क्या ही दिक्कत है। या हम 10 किलो आटे में 2 किलो सोयाबीन पिसवा के डाल सकते हैं, तो डेली हमारे रोटी में भी प्रोटीन है। तो हम अलग से प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए हमें कुछ बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो मेरे यंग बच्चे हैं वो इस तरह के चीज़ें करें जिससे कि बहुत आराम से, जब हम चावल बना रहे हैं एक मुट्ठी आप सोयाबीन का चूरा डाल लीजिए उसमें, सो इट बिकम्स इजी कुक, है ना। 1 पॉट मील्स आजकल सब बच्चे कहते हैं कि सारी सब्जियां आपने एक टाइम नहीं है हमें बनाने के लिए, तो सब्जियां काट के आपने एक दिन सब रख ली और अगले दिन एक दिन उसी की खिचड़ी बन सकती है, एक दिन उसकी पुलाव बन सकता है, उसमें आप सोयाबीन के न्यूट्रिला वगैरह डाल सकते हैं। तो दीज आर थिंग्स कि हमें अब कोशिश करनी पड़ेगी। हेल्थ हमारी ख़राब हो रही है, अगर 20 वर्ष की आयु में हमारी नींव कमज़ोर हो रही है तो आगे इस शरीर ने प्रेगनेंसी झेलनी है, जी बिल्कुल, बच्चे पैदा करने हैं, तो प्रसव में दिक्कतें आ रही हैं। तो हम प्रसूति में अब चेंजेस देख रहे हैं कि डिलीवरी के समय बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिर्फ एक अमाउंट है। अभी हमने माना कि हम 11 हीमोग्लोबिन पे हैं, लेकिन हो सकता है मेरे स्टोर्स बिल्कुल ज़ीरो हो या बहुत मिनिमल हूँ जी लिवर में, क्योंकि मैं जस्ट उतना ही खा रही हूँ जितना मेरी डेली रिक्वायरमेंट के लिए है। लेकिन अगर मैं अच्छी डाइट ले रही हूँ और मैंने बचपन से अच्छी डाइट ली है तो मेरी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ माई स्टोर्स। तो जब कोई बीमारी आएगी और या जब कोई चढ़ाई आएगी जीवन में तो वो स्टोर्स की तरफ हम भागेंगे जी, और अगर मेरे स्टोर्स खाली हैं तो फिर हम गिरेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्यूनिटी। तो हमें अपनी बॉडी को इंटरनली स्ट्रेंथन करना है बाय बिल्डिंग आवर स्टोर्स एज फार एज प्रोटीन्स आर कंसर्न्ड, विटामिन्स आर कंसर्न्ड, एंड सब बुक्स में आई थिंक क्लास 6 से हम बैलेंस डाइट पढ़ते हैं, जब तक कि 10वीं में के बाद हम साइंस और आर्ट में डिवाइड नहीं होते। तो ये आई थिंक मुझे किसी को भी अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या है। सबको पता है कि जीवन शैली हमारी ख़राब क्या है, बट हम सोचते हैं कि कोई ना कोई क्विक फिक्स मिल जाए जो डॉक्टर हमें यहाँ पे बता दें और एक प्रोटीन दे दें जिसको हम पानी में घोलें और पी लें जी बिल्कुल, और कल हम बिल्कुल दौड़ने लायक हो जाए। तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं है, जैसे पंडित लोग के पास ये नहीं होता कि कल बदल लेंगे, वैसे डॉक्टर के पास भी ये नहीं होता कि वो आपको तुरंत खड़ा कर सके। हाँ, आपको पंडित ये बता सकते हैं कि आपके ग्रह खराब हैं, आपके लक्ष्य इन दिनों में आप सावधानी बरतें, और डॉक्टर आपको ये बता सकते हैं कि आपकी हेल्थ थोड़ी खराब है, ये चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान दें तो आप सही हो सकते हैं, और कुछ समय के लिए हम आपको एक डंडी दे सकते हैं दवाई की या इंजेक्शन की कि इस फेज़ को पार करने में आपको मदद मिले। बाकी आपको अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो बीमारियों से लड़ सके। तो वो हेल्थ सिर्फ आप अपने को प्रदान कर सकते हैं, हम नहीं।
मैम जैसे आपने ना इम्यूनिटी की बात की, अगर आजकल हम देख रहे हैं बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, चाहे बच्चों की हो बड़ों की है, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग क्या सिर्फ हम कह रहे हैं, जैसे आपने बैलेंस डाइट की यहाँ पे बात की, बहुत ज़रूरी है बैलेंस डाइट लेना, लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम खाना तो नहीं खा पा रहे हैं, कोई बात नहीं मेडिसिन ले लेंगे। क्या मेडिसिन लेना सही है? मेडिसिन किसकी? इम्यूनिटी बूस्ट की, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स पे आप दे भी रहे हैं। आप मुझसे कहोगे कि मुझे तो कुछ लिख दीजिए, जी, है ना, आपने मेरी फीस दी है, तो आप मेरा लिखेंगे। कर्तव्य क्या है? आपको सेटिस्फाई करके अपनी टेबल से भेजना। जी, ठीक है। सो डॉक्टर का लिखना उसका ड्यूटी है, दे विल राइट, जी, है ना, लेकिन सही नहीं है। ठीक, मैं अगर आपको लेक्चर दूंगी तो आप कहेंगे ये तो मैं आपके पास इसके लिए तो आई नहीं थी। जी, राइट। सो द पॉइंट इज इम्यूनिटी बूस्टर्स मीन्स वो आपकी एग्जिस्टिंग चीज को बूस्ट करेंगे। जी, उसका नाम ही बूस्टर है, वो पैदा तो नहीं कर सकते। जी, इम्यूनिटी इज समथिंग जो मेरी बॉडी खुद पैदा कर रही है। जंग रोधक क्षमता अंदर से आएगी ना, कहाँ से, है ना, अगर होगी तभी आएगी। तभी जी, आएगी, बिल्कुल। है ना। तो हमें पैदा करना पड़ेगा ना। हम कहाँ से? इट इज़ वेरी, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं कॉमन लैंग्वेज में, जी, है ना। देश के लिए जो वीर लड़ते हैं, जब वो अंदर से अपने देश के लिए लड़ते हैं तो क्या फीलिंग होती है, और जब हम किसी से खरीद के किसी को बुलाएंगे कि तुम मेरे लिए लड़ दो, जी, तो कैसे लड़ेंगे? जी, बिल्कुल। तो ये है इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हम खरीद के किसी को लड़ने के लिए बुला रहे हैं। तो वो उतने समय ही लड़ेंगे जितनी उनकी क्षमता होगी। जी, है ना। और जो हमारे अंदर से हमारे इम्यून सिस्टम कर रहा है, वो बाहर वाले को भी मार के फेंकने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। तो हमारी अंदरूनी ताकत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखती है। Yes. मैम हमारे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, जाते जाते चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरी सबके लिए एक ही प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और भगवान से यही कामना है कि किसी को भी कभी भी जीवन में डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, और ये हर एक डॉक्टर की भी कामना होती है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, जीवन शैली में खान पान का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी नींद का ध्यान रखना। स्ट्रेस बहुत है जीवन में, आजकल हम सब मान रहे हैं इस बात को। तो स्ट्रेस हम किस लिए ले रहे हैं? कि हमारा शरीर सुख से ये मृत्यु लोक पार कर सके। तो अगर शरीर ही हर समय बीमार है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने के लिए। Thank तो ये हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंह जी यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने हमें एनीमिया से संबंधित और स्वस्थ जिंदगी जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पे कह के गई हैं। नमस्कार।